बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है। और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही, तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में जहां से आप ही है, एक जमान मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। ये क्यों हुए? जबकि आजादी के समय सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटियों में से एक था। ऐसा नहीं कि 90% मुसलमान चले गए पाकिस्तान इसलिए वो खत्म हो गया। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसलिए एग्रेसिव हो कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में पेश हो सकता है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। इस हफ्ते ही संसद में पेश हो सकता है बिल। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन का ये बिल है जो इसी हफ्ते पेश हो सकता है। सूत्रों के माने तो शुक्रवार शाम कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इसको बीमार करेगा। एक कुर्सी। अरे पकड़। ये काम वसी बना दियो। चलो हाथ चला जाता है। मारते हैं कसाई वाला जाता है कलकत्ता। वो पकड़ मारो, पकड़ पहन के लाओ। वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुस्लिम बोर्ड है हमारे देश का जो जब चाहे तब किसी की भी प्रॉपर्टी छीन सकता है। इसे 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। रेलवे और डिफेंस के बाद इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास ही है। एज ऑफ नाउ तकरीबन 8 लाख एकड़ लैंड है इनके पास। एक्ट के अकॉर्डिंग इस बोर्ड के सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। एडवोकेट, चेयरमैन, अधिकारी से लेकर 7 मेंबर की बेंच में सभी मुस्लिम। अगर वक्फ बोर्ड आपको ये नोटिस भेजता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो आप इस मुद्दे को लेकर भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको उनके नोटिस का जवाब वक्फ बोर्ड की अपनी कोर्ट में देना होगा, जहां वकील भी उनका होगा, जज भी उनका होगा और फैसला भी उनका होगा। उनका दिया हुआ फैसला आखिरी फैसला होगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। समय के साथ इस एक्ट को, इस बोर्ड को मॉडिफाई करके अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई। फॉर एग्जांपल, वक्फ एक्ट 1995 स्टेट्स इफ द वक्फ थिंक्स दैट अ पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू अ मुस्लिम देन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ। यानी कि यहां पे वक्फ बोर्ड का ये सोचना ही काफी है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब ये सोचा जाए कि ये पूरा कास्ट सेंसस, जाति का जनगणना, ये सारी जातियां, ये ख्याल राहुल बाबा के मन में कब आया होगा? 2023 से पहले तो हम उनके मुंह से नहीं सुनते थे। 2019 का चुनाव उन्होंने जाति जनगणना के नाम पे नहीं लड़ा, 14 भी नहीं लड़ा, 50 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी उन्होंने जाति की बात नहीं करी। पर ये जो हथियार है, ये 2023 में उनके हाथ में आया। और कोई भी बात अगर किसी नेता के द्वारा बोली जाती है तो उसके कुछ तो आधार हो सकते हैं। या तो कोई हिस्ट्री होगी कि उनकी पार्टी की, उनके पहले उठाने की पार्टी की कोई पॉलिसी होगी, या परिवार की कोई बात होगी। अब परिवार में तो पढ़ना पत्र लिखा करते थे सभी मुख्यमंत्रियों को, अगर इस देश में दलितों का आरक्षण दे दिया गया तो ये क्वालिटी घट जाएगी देश की। उनकी दादी कहा करती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनके पिताजी कहा करते थे ये पिछड़े वर्ग वाले बुद्धू हैं। जब परिवार की ऐसी हिस्ट्री है तो ख्याल उनके मन में नहीं आ सकता। अब पार्टी की नीति भी ऐसी नहीं रही। पार्टी की नीति तो एमयू से, जामिया से आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो कर्नाटक में, तेलंगाना में आरक्षण छीनने वाली रही। पार्टी की नीति तो काका कालेलकर कमीशन को रोकने वाली, मंडल कमीशन को रोकने वाली, एनसीबीसी को अधिकार ना देने वाली। फिर क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी को 2013 के बाद लगा, 2023 के बाद लगा कि मुझे बात उठानी चाहिए? अंजना जी, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जो कांग्रेस पार्टी और पूरी इनकी जो जमात एक है, इकोसिस्टम जो है, ये उसको लड़ रहा है। एक डिवाइड एंड रूल करने आए थे ईस्ट इंडिया पॉलिसी वाले, 2000 किलोमीटर दूर से ये इटली मम्मी सन पॉलिसी जो आई है, ये जो कंपनी आई है, इन्होंने इस देश को कहीं ना कहीं विभाजन करने की बात करी। और मैं 10 सेकंड लूंगा, क्यों ऐसा ख्याल आया? क्या ओबीसी का पिछड़े का एससी एसटी का ख्याल तभी आया जब इस देश में ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री आया?
वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नैरेटिव चलाते थे, ये पिछड़ा विरोधी है, और फिर देख के सबको आ गए कि सबसे लंबा प्रधानमंत्री देने का काम पिछड़े वर्ग का कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है, इसलिए ये काम पे ये इसलिए डर गए क्योंकि उनको लगा कि ये एनसीपीसी को संवैधानिक दर्जा 25 साल बाद देने वाली कोई पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ये लग गए क्योंकि अंदर जी जब 2023 में इनको लगा कि सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति तो बहुत आगे जा रही है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति इस देश को परिवर्तित करके विकसित भारत बनाने की बात कर रही है। जब इस देश में लगा कि हिंदू आस्थाएं और अस्मिता एकजुट हो रही है तब ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लेकर आए और इन्हें सोचा इस देश को जातियों के आधार पर बांटा जाएगा। इसलिए ये लड़ाई अधिकार की नहीं है, ये लड़ाई प्रतिकार की है, और कोई भी लड़ाई जो किसी सेल्फिश मोटिव से लड़ी जाए, कोई भी लड़ाई जो षड्यंत्र के तहत लड़ी जाए वो देश का नुकसान करेगी। इसीलिए अब राहुल बाबा अपनी लड़ाई में अपने चंगुल में खुद फंस गए हैं। अब खड़े हो गए, जा रहे थे सबसे पूछने, पत्रकार नहीं छोड़े, अधिकारी नहीं छोड़े, जज नहीं छोड़े, सैनिक नहीं छोड़े, कोई नहीं छोड़ा, जा रहे थे सबसे जातियां पूछने। किसी ने टिप्पणी कर दी संसद के अंदर खड़े होकर के तो तिल मिलाने लगे, मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरी जाति पूछ ली गई, अब मैं कहां जाऊंगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने जातियों पर काफी कुछ कहा, पर जब उनकी खुद की जाति पर सवाल उठाया गया तो वो गुस्से से तिलमिला उठे और अखिलेश यादव को उकसाकर जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? राहुल को इस मुद्दे पर गुस्सा आना स्वाभाविक है क्योंकि वो हिंदू नहीं बल्कि ईसाई है। क्या बात कर रहे हैं? फरवरी 1986 में जब पोप जॉन पॉल भारत आए तब उन्होंने राहुल गांधी को जल पिलाकर ईसाई धर्म ग्रहण करवाया था। तस्वीरों में सोनिया गांधी पोप से अनुरोध करती नजर आती है, जिसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी को ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। उस समय के फुटेज दूरदर्शन या भारत सरकार के पास अवश्य होंगे। देश की जनता भारत सरकार से अपील करती है कि वो इन फुटेज को सार्वजनिक करे ताकि पूरे देश को राहुल गांधी की जात पता लग सके, पूरे देश को सच्चाई मालूम चल सके। देखिए भैया, अनुराग जी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन जात का हूं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं मादर जात हूं, और आपको और देशवासियों को मुझे जितनी गाली देनी है आप दे सकते हैं क्योंकि मैं इसी लायक हूं। धन्यवाद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. So don't worry. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। One second. माननीय सदस्यगण, I had the occasion to go to France and I went to a hotel in Normandy and it was informed to me by the management that every global icon, the photograph is shown there. I went through the staircase, photographs were shown, and Shri Amitabh Bachchan photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दीजिए। क्या उसके बाद? एक सेकंड बताऊं आपको। सर ये बात मैंने। सर, I'm not against this. I'm not against this. नहीं, but sir, this is incorrect, sir. It is incorrect because अभी before the subject. सुनो सर, प्लीज। नहीं, सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, इस चीज का निर्णय मैं करता हूँ, और मैंने आपको नाम से पुकारा था कि आप अपने सप्लीमेंट्री क्या पूछ सकें। जी, थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट prolong this whole discussion. किसका नाम साथ में जोड़े, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट। उन्होंने फिर सजेशन दे दिया कि मेरे नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए। नहीं, उसका जवाब और मैं दे दूं। नहीं, वो मुश्किल है। मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले तो संभव है नहीं। ऑनरेबल मिनिस्टर, देयर इज एन एश्योरेंस कमिटी हियर। आपने एश्योरेंस दिया है, अगले जन्म में भी आपने ये अगले जन्म के प्रोग्राम के दायरे में आपको डाल दिया है। देखिए भाई, एक होती है भक्ति, जैसे कि ये, जिसमें आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं, उन चीजों को मानते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, आप मानिए। एक होती है अंधभक्ति, जैसे कि ये। अब आपको खुद सोचना है कि आपको भक्त बनना है या अंधभक्त। अब हिंदू भक्त है या अंधभक्त है ये तो हम तय करेंगे, लेकिन इस फोटो को देखकर बताइए ये क्या है, भक्ति या अंधभक्ति? हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, दोनों अगर साथ रहेंगे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। मोहतरमा, पर तुम्हारे वाले पंचर छाप माने तब ना, कश्मीर में देख चुके हैं हम इस भाईचारे की मजबूती। तुम लोगों को धड़कन बनाने की कीमत हिंदुओं ने अपनी जान देकर चुकाई है, समझी बीबी? सही रास्ते पर आ गया तो पता नहीं ये गोबर भक्तों का क्या होगा। और हम मुसलमानों को अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी पहचान वहाँ से शुरू हुई है जहाँ से इस दुनिया की शुरुआत हुई है। यूपी में सिर्फ नाम लिखने के लिए कहा गया
तो कच्चे में खुजली होने लगी। दुनिया भर के एयरपोर्ट पे जब तुम लोगों को नंगा करके चेक किया जाता है ना, तुम्हारी असल पहचान वहीं पता चलती है, समझा? अंदर नमाजी। आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, आज की रात मजा। मैंने गीता और कुरान को कभी लड़ते हुए नहीं देखा, और जो लोग इसके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। वाह रे बुल्ली, लेकिन अपने अब्दुल को हलाला होते वक्त लड़ते हुए जरूर देखेगी। छपरन छिछोरी। इसमें किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में नहीं आने का प्रण दिया जाएगा। उर्दू अखबार की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। इनकलाब एक उर्दू अखबार। इस अखबार में इस बैठक के बारे में लिखा गया है। राहुल गांधी के साथ हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक में जेड के फैजान, फरहान नकवी, इलियास मलिक और डॉक्टर अशरफ समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। ये अखबार जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक उर्दू अखबार है, इनकलाब। इसमें बयान देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, उर्दू अखबार इनकलाब में राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात के बाद भरोसा दिया कि मुस्लिम कमजोर है और कांग्रेस हमेशा कमजोर के साथ। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट है, जो मीडिया में लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश करती रही है। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, 96 के एक्ट 2013 में अमेंड किया गया, वो सर्वे कमिश्नर को अवर्स देता है और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजाता और स्टेट गवर्नमेंट गज़ेट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गज़ेट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है और अगर गज़ेट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है, नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है।